पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि ईस्वी 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा अब अपना ध्यान जालौर राज्य पर केंद्रित किया। इस समय राजा कान्हड़देव सोनगरा जालौर का शासक था। सोनगरा चौहानों की शाखा सांभर के चौहानों में से निकली थी, जो अजमेर तथा नाडौल होते हुए जालौर में अपना अलग राज्य स्थापित करने में सफल रही थी। जालौर के चौहानों ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को सोमनाथ आक्रमण के समय अपने राज्य से होकर गुजरने की अनुमति नहीं दी थी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर को अपने अधीन करने का निश्चय किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति ऐनुल मुल्क मुल्तानी को आदेश दिया कि वह राजा कान्हड़देव को दिल्ली लेकर आए। फरिश्ता के हवाले से प्रोफेसर एम हबीब ने लिखा है कि राजा कान्हड़देव को कोई भी निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचना आवश्यक था कि वह अलाउद्दीन खिलजी की प्रबल शक्ति को देखते हुए उससे युद्ध करे अथवा नहीं। परंतु युद्ध का निर्णय खिलजी सेनापति ऐनुल मुल्क मुल्तानी ने स्वतः कर दिया, जो कि बड़ा लड़ाकू, चतुर और चालबाज सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर सेनापति ऐनुल मुल्क मुल्तानी राजा कान्हड़देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले गया ताकि राजा कान्हड़देव स्वयं को सुल्तान का मित्र सिद्ध कर सके। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने लिखा है कि ठीक छत्रपति शिवाजी की परिस्थितियों में सम्मानपूर्वक शांति स्थापित करने के लिए राजा कान्हड़देव दिल्ली गया, किंतु छत्रपति शिवाजी की ही भांति राजा कान्हड़देव ने शीघ्र ही अनुभव कर लिया कि सम्मानपूर्वक शांति स्थापित करना असंभव था। लगातार मिली सफलताओं ने सुल्तान अलाउद्दीन का दिमाग फेर दिया था। उसने अपने सिक्कों पर स्वयं को दूसरा अलेक्जेंडर बताया। फरिश्ता के हवाले से प्रोफेसर एम हबीब ने लिखा है कि अलाउद्दीन का दरबार चाटुकारों से भरा पड़ा था। वह स्वयं भी अपनी बड़ाई किया करता था कि भारत का कोई भी हिंदू राजा अलाउद्दीन के समक्ष नहीं टिक सकता। किंतु यह दंभयुक्त चुनौती कान्हड़देव के आत्मसम्मान को सहन नहीं हुई और वह तुरंत जालौर लौट आया तथा युद्ध की तैयारी करने लगा। पद्मनाभ द्वारा लिखित ग्रंथ कान्हड़देव प्रबंध राजा कान्हड़देव द्वारा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करने तथा दिल्ली जाने की बात नहीं कहता। मूथा नैणसी की ख्यात में राजा कान्हड़देव के दिल्ली जाने का उल्लेख नहीं है, अपितु यह लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा तलब किए जाने पर राजा कान्हड़देव ने अपने पुत्र वीरमदेव को दिल्ली भेजा। मूथा नैणसी ने बादशाह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वीरमदेव को दिल्ली बुलाए जाने का कारण पंजू नामक पायक को बताया है। पाठकों की सुविधा के लिए बताना समीचीन होगा कि मूथा नैणसी ने अपनी पुस्तक में अलाउद्दीन को सुल्तान की जगह बादशाह लिखा है। उस काल में मल्ल युद्ध लड़ने वालों को पायक कहा जाता था। नैणसी लिखता है कि बादशाह अलाउद्दीन की सेवा में पंजू नामक एक पायक रहता था। पंजू किसी कारण बादशाह की सेवा छोड़कर रावल कान्हड़देव की सेना में चला गया। वहां उसने रावल कान्हड़देव के पुत्र वीरमदेव को बिन्नोट की विद्या अर्थात मल्ल युद्ध की कला सिखाई थी। कुछ समय पश्चात पंजू पुनः बादशाह की सेवा में चला गया। वहां कोई ऐसा पायक अर्थात मल्ल नहीं था जो पंजू पायक को पराजित कर सके। बादशाह के अन्य सभी पायकों को पंजू ने आसानी से परास्त कर दिया।
एक दिन बादशाह ने पंजू से पूछा कि क्या कोई ऐसा पायक है जो तुम्हारा मुकाबला कर सके। इस पर पंजू ने निवेदन किया कि ईश्वर द्वारा निर्मित सृष्टि बहुत विशाल है, उसमें किसी बात की कमी नहीं है। इस पृथ्वी पर ऐसे कई होंगे, मैंने देखे नहीं हैं, परंतु जालौर के रावल कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव, जिसने मुझसे ही यह विद्या सीखी है, मेरी बराबरी कर सकता है। इस पर बादशाह ने बड़े वचन देकर कान्हड़ देव को लिखा कि एक बार वीरम देव को मेरे पास भेज दो। कान्हड़ देव ने अपने भाई बंधुओं से परामर्श किया और वीरम देव को दिल्ली भेज दिया। बादशाह वीरम देव को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। 5-10 दिन व्यतीत हो जाने पर बादशाह ने वीरम देव से कहा कि एक बार तुम और पंजू खेलो, हम देखना चाहते हैं। वीरम देव ने कहा कि यह राजकुमारों का काम नहीं है, फिर भी आपकी इच्छा है तो हम एकांत में खेल दिखाएंगे, जहां बादशाह चाहें। इस पर बादशाह ने अपने महल में एक स्थान तैयार करवाया। अंतःपुर की औरतें भी चिकों की ओट में दोनों पहलवानों का मल्ल युद्ध देखने आईं। दोनों ही बराबर के खिलाड़ी थे। बादशाह उनके खेल को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। पंजू से मल्ल विद्या सीखने के बाद राजकुमार वीरम देव ने कर्नाटक के पायकों से भी इस विद्या का एक दांव सीखा था, जिसमें पैर के अंगूठे से उस्तरा बांधकर उल्टी गुलांच खाते थे, जिससे उस्तरे की चोट प्रतिद्वंद्वी के ललाट पर पहुंचती थी। जब 2-3 बार की लड़ाई में वीरमदेव और पंजू पायक बराबर रहे तो वीरमदेव ने दक्षिण के पायकों से सीखा हुआ दांव खेला और पंजू के ललाट पर उस तरह की हल्की सी चोट मारी। इस दांव के कारण वीरमदेव जीत गया, जिसे देखकर बादशाह और उसकी बेगमें बड़े खुश हुए। बादशाह की युवा पुत्री फिरोजा इतनी प्रसन्न हुई कि वह राजकुमार वीरमदेव पर आसक्त हो गई। इतिहास की पुस्तकों में फिरोजा को सताई भी कहा गया है। खेल की समाप्ति पर वीरमदेव और पंजू अपने अपने डेरों को चले गए। तब शहजादी किसी एकांत स्थान में प्रतिज्ञा लेकर सो गई। उसने अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दिया। हरम की स्त्रियों द्वारा कारण पूछे जाने पर शहजादी ने उत्तर दिया कि या तो कुंवर वीरमदेव के साथ विवाह करूं, नहीं तो अन्न जल नए दांत आने पर ग्रहण करूं। तब शहजादी की मां और महल की अन्य बेगमों ने शहजादी को समझाया कि वह हिंदू है और तुम मुसलमान, दोनों का विवाह कैसे हो सकता है। परंतु शहजादी ने बहुत हठ किया और मरने को तैयार हो गई। इस पर बेगमों ने बादशाह को सूचित किया। बादशाह ने इस विवाह से इनकार कर दिया। शहजादी ने 3 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया तो पुत्री के प्राणों की रक्षा के लिए बादशाह ने शहजादी की बात मान ली और वीरमदेव के पास शहजादी के विवाह का प्रस्ताव भेजा। राजकुमार वीरमदेव ने अनेक आपत्तियां प्रकट की, किंतु बादशाह नहीं माना। तब वीरमदेव ने समझ लिया कि या तो मरना पड़ेगा या फिर बात स्वीकार करनी पड़ेगी। वीरमदेव ने एक दांव खेला और बादशाह से निवेदन किया कि बहुत अच्छी बात है, लग्न दिखाकर मुझे विदा कर दो। मैं जालौर जाकर पूरी तैयारी करूंगा और लग्न पर बारात लेकर आऊंगा। बादशाह को वीरम की बात पर संदेह हुआ और वीरम की जमानत के तौर पर बनवीर के पुत्र राण को अपने पास रोक लिया। राजकुमार वीरमदेव ने जालौर आकर अपने पिता कान्हड़ देव को समस्त विवरण बताया। अगली कड़ी में देखिए, वीरमदेव के कटे हुए सिर ने शहजादी को देखकर मुंह फेर लिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।